हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है M2M क्लासेज में। दृष्टि जियोग्राफी की ये सीरीज़ चल रही है। इसकी आज ये 13वीं क्लास है। टाइम में ज़्यादा नहीं लूँगा आपका, 12 क्लासें इससे पहले हुई हैं। जैसा आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, सीजीएल, आरओ, एआरओ, जितने भी सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए यूजफुल क्लास है। इसमें पहले मैं भारत का भूगोल और उसके बाद विश्व का भूगोल देखूँगा। तो देर ना करते हुए मैं अब क्लास को आगे करता हूँ। इसमें चैप्टर 5 मैंने कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लास में, और इसमें मैं मृदा यानी चैप्टर 6 यानी सॉइल को कंप्लीट करूँगा आपके सामने। और शुरुआत करता हूँ इसके परिचय के बारे में, मृदा के परिचय से। कि जो आपको बता दूँ, ये जो मृदा होती है पृथ्वी की ऊपरी परत होती है, और ये जो ऊपरी परत होती है पौधों की वृद्धि के लिए प्राकृतिक स्रोतों के रूप में पोषक तत्व, जल तथा खनिज लवण प्रदान करती है। और पृथ्वी की जो ऊपरी परत है खनिज कणों तथा जीवाश्म, जो खनिज कण हैं और जीवाश्म, ये इनका मिश्रण ये ऊपरी परतों में पाया जाता है। और इसका जो विकास होता है लाखों वर्षों में निर्मित होता है, क्योंकि जो अवशेष मृदा के अंदर दब जाते हैं उन सभी के द्वारा इसका विकास होता है। और सामान्यतः मिट्टी की कई परतें होती हैं, जिसमें सबसे ऊपरी परत जो होती है वो उसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। सड़े गले हुए पेड़ पौधों एवं जीवों के अवशेष होते हैं। जो ऊपरी परत होती है उसी में तो मिट्टी के छोटे छोटे कण, सड़े गले हुए पेड़ पौधे एवं जीवों के अवशेष भी ऊपरी परत में ही पाए जाते हैं। और यह फसल जो होती है, यह जो परत होती है फसलों की पैदावार के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण खनिज होते हैं वो सभी आवश्यक तत्व पौधों के लिए ऊपरी परत में ही पाए जाते हैं। इस तरह जो ये मृदा है सेलों के अपक्षयण व विघटन से उत्पन्न भूपदार्थों, मलबा और विविध जैव सामग्रियों का मिश्रण होती है, जो पृथ्वी की सतह यानी भूपटल की सतह पर विकसित होती है। आगे देखते हैं मृदा के बारे में। जैसे मृदा में क्या क्या सम्मिलित होता है सब कुछ उसके बारे में दिया हुआ है परसेंट के हिसाब से। कि जैसे मृदा में ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, लगभग 5 से 10% मृदा में ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और खनिज पदार्थ जो होते हैं वो 40 से 45% पाए जाते हैं, यानी मृदा में सबसे अधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जो 40 से 45% तक। और मृदा में जल जो पाया जाता है वो 25% के आसपास पाया जाता है। और मृदा में जो वायु है वो 25% के आसपास, यानी मृदा और जल तकरीबन बराबर पाया जाता है, 25-25%। लेकिन खनिज पदार्थ सबसे अधिक 40 से 45% के आसपास पाए जाते हैं। और जो मृदा में जीव तथा मृदा अभिक्रिया होती है यह सभी इसी के लिए उत्तरदायी होती है। और मृदा में जीव और जो मृदा अभिक्रियाएं हैं वो भी इसी में पाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। अब ये हमने देख लिया ऊपरी परत के बारे में। अब दूसरी परत देखते हैं पृथ्वी की। कि जो ठीक ऊपरी परत है उसके ठीक नीचे दूसरी परत होती है, जिसमें चिकनी मिट्टी अधिक पाई जाती है, और जिसके नीचे विखंडित चट्टानों का मिश्रण पाया जाता है, चट्टानों और मिट्टियों का। तथा इसके नीचे जो चट्टानें होती हैं वो विखंडित रूप में होती हैं, अविखंडित। और यह कुछ सेंटीमीटर से लेकर के बहुत बड़ी तक हो सकती हैं, यानी कई मीटर तक हो सकती हैं। और पौधों की वृद्धि सामान्यतः 6 से 7 पीएच मान वाले मृदा में होती है, यानी जो 6 से 7 के बीच का जो पीएच मान होता है पौधों की वृद्धि के लिए, वो मृदा में सामान्यतः अधिक यूजफुल वो होता है, क्या बोलते हैं, उपयोगी पौधों के विकास के लिए। तो आपको बता दूं कि पीएच के बारे में बता दूं कि जो पदार्थों का पीएच मान होता है, पहले तो पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे 7 पर न्यूट्रल होता है, 7 पर न्यूट्रल होता है, और 7 से अगर अधिक जाएंगे 14 तक मान लो तो ये क्षारीय हो जाएगा, और 7 से कम अम्लीय हो जाएगा। तो जो मृदा के विकास के लिए जो पीएच मान आवश्यक होता है वो 6 से 7 तक का होता है। अगर 7 से अधिक हो जाएगा तो हानिकारक हो जाएगा, और 7 से कम हो जाएगा तो वो भी हानिकारक हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें कि ह्यूमस खनिज तत्व, जल तथा वायु मृदा के मुख्य घटक होते हैं। जो मृदा के मुख्य घटक होते हैं ह्यूमस, खनिज तत्व, जल एवं मृदा के मुख्य घटक होते हैं। और इन घटकों का संयोजन यानी अनुपात मृदा के प्रकार को निर्धारित करता है। जो मृदा का निर्धारण है वो ह्यूमस, खनिज तत्व, जल एवं वायु के ऊपर ही निर्धारित है।
आगे अब देखते हैं, इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, मृदा परिच्छेदिका यानी सॉइल प्रोफाइल किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि मृदा की विभिन्न परतों के ऊर्ध्वाधर स्तरों यानी काट के सामूहिक विन्यास को मृदा परिच्छेदिका यानी पार्श्विका कहते हैं। यानी ये समझ लो जैसे कि ये मृदा है, ये मान लो मृदा नहीं, कुछ भी मान लो, एक मीनार मान लो, अगर इसको ऐसे काट दें, ठीक है, परतों के रूप में, तो जो ये परतों का ये सामूहिक विन्यास जो होता है इसी को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। और ये हो गई इसकी ऊर्ध्वाधर काट यानी लंबवत काट, ठीक है, यानी वर्टिकल, तो इसी को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। और उसके सामूहिक विन्यास को, सामूहिक मतलब जो इसका सामूहिक परिणाम जो होता है, जैसे हमने ये काट की, ठीक है, इसकी जैसे ये मृदा मान लो इसकी हमने 3-4 काट कर दी, तो सामूहिक मतलब इस सारी काट को, इसको सामूहिक रूप से मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। हम एक को नहीं कह सकते मृदा, हम मृदा परिच्छेदिका कहेंगे इस टोटल को, ठीक है, और इसके परिणाम को ही। अब मृदा परिच्छेदिका के बारे में देखते हैं कि इसकी कई परतें होती हैं। इसमें जो सबसे देखो, ये मृदा परिच्छेदिका की आकृति है, इसमें देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो इसे, कि जैसे इसकी जो विभाजन किया जाता है, जैसे ऊपर परत होती है ओ, फिर ए, फिर बी, फिर सी, इस हिसाब से। तो इसके बारे में और नीचे देख लेते हैं कि मृदा परिच्छेदिका कई संस्तरों यानी सॉइल ओरिजन्स से मिलकर बनी है। प्रत्येक संस्तर अपने भौतिक व रासायनिक संगठन, जैविक पदार्थ तथा मृदा संरचना से एक दूसरे से अलग होता है। तो जैसे सॉइल का जो ओरिजोनटल ये होता है, जैसे ये परत हो गई, ठीक है, इसमें ये और ये और ये, तो इसका जो ये हॉरिजॉन्टल है ना, इस हिसाब से इसको संस्तर, मृदा संस्तर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं अब हम स्तर ओ को। यह जमीनी स्तर पर ह्यूमस, जैविक सामग्री की प्रचुरता वाला भाग होता है, जो ये मृदा परिच्छेदिका का सबसे ऊपरी भाग यानी जमीनी स्तर का होता है। इसमें ह्यूमस और जैविक सामग्री प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और इसके नीचे, ठीक नीचे होता है स्तर ए, और यह मृदा का ऊपरी, यह जो इसका है, इसमें ऊपरी मृदा होती है और आमतौर पर काले रंग की एवं कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध होती है। यह काले रंग की होती है और इसमें कार्बनिक पदार्थ जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और इस स्तर को निच्छालन का क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी निच्छालन, जैसे ऊपर से पानी डालोगे तो वो नीचे चला जाएगा, उसमें मतलब छिद्रों के माध्यम से या जड़ों के माध्यम से, तो निच्छालन नीचे की तरफ होता रहता है इस क्षेत्र से। और खनिज पदार्थ और जैविक पदार्थ साथ साथ मिलते हैं इसमें, खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं और जैविक पदार्थ भी। और पौधों की अधिकांश जो जड़ें होती हैं इसी में विकसित होती हैं, पौधों की जड़ें। और इसके नीचे होता है ठीक स्तर बी, भूमि के नीचे की मृदा चिकनी मृदा एवं गाद होती है। जो स्तर ए है उसके नीचे जो मृदा पाई जाती है वो चिकनी एवं गाद के रूप में पाई जाती है। और स्तर का जल, और इस स्तर को जल संचयन का क्षेत्र भी कहते हैं, यानी इसमें जल पाया जाता है और साथ ही यह स्तर अपने ऊपरी स्तर के सभी निच्छालित खनिज संग्रहित कर लेता है। यानी जो इससे ऊपर का भाग था वो निच्छालित क्षेत्र कहलाता था। तो जब उससे पदार्थ निच्छालित होकर के नीचे जाएंगे तो वो नीचे आकर के इसी भाग में आकर के रुक जाते हैं। और यह स्तर घुलनशील खनिजों जैसे कैल्सिलाइट से मिलकर बना होता है। और इसमें जो पाए जाते हैं लोहा, एल्युमिनियम व अन्य जैविक मिश्रण इस भाग में पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में। अब सबसे नीचे होता है स्तर सी, यह ऋतु क्षरित खराब चट्टान होता है। यानी इसमें जैविक और जो पदार्थ होते हैं वो उन सभी का अभाव पाया जाता है और इसमें चट्टान अधिक पाई जाती हैं, यानी पथरीली या मजबूत वो होती है, इसमें मृदा नहीं पाई जाती है। मृदा तो है लेकिन मजबूत मृदा पाई जाती है जो वनस्पतियों के या पेड़ पौधों के विकास के लिए नहीं होती है ये। और ये चट्टान मृदा परिच्छेदिका के नीचे होती है, यानी मृदा परिच्छेदिका के नीचे होती है कह सकते हैं। इसमें मृदा मत समझो, इसमें कंकड़ीली या पथरीली जमीन ही समझो इसको। अब मृदा का वर्गीकरण देखते हैं। आपको बता दूं कि भारत एक विशाल देश है और इसमें जो है अलग अलग प्रकार की विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। और जो ये भिन्नता का कारण, मुख्य भिन्नता का कारण है वनस्पति, उच्चावच, तापमान, वर्षा तथा आर्द्रता में जो भिन्नता पाई जाती है वो इसका मुख्य कारण है।
आगे देखते हैं, मिट्टी में पौधे एवं जंतु निरंतर सक्रिय रहते हैं, जिससे मिट्टी में परिवर्तन होता रहता है। इसलिए मिट्टी को गतिशील कार्बनिक व खनिज पदार्थों का प्राकृतिक समुच्चय कहा जाता है। यानी मृदा जो है यह निरंतर सक्रिय रहते हैं, इसमें पौधे एवं जंतु, और जिसमें मिट्टी परिवर्तन होता रहता है। इसलिए मिट्टी को गतिशील कार्बनिक एवं खनिज पदार्थों का प्राकृतिक समुच्चय कहा जाता है। यानी गतिशील कार्बनिक एवं खनिज पदार्थ समुच्चय रूप में इस मृदा में पाए जाते हैं। और मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में उच्चावच जनक सामग्री यानी चट्टानें, जलवायु, वनस्पति और समय होते हैं। और मानवीय क्रियाएं भी मृदा को प्रभावित करती हैं। जो मानवीय क्रियाएं होती हैं, जैसे खनन, उत्खनन या वनों का विनाश या आवास निर्माण या आवास विखंडन, ये सभी पुल निर्माण, ये सड़क निर्माण, औद्योगिक धंधे, ये सभी पर्यावरण को और मृदा को प्रभावित करते हैं। और भिन्न भिन्न भौगोलिक वातावरण से भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। आगे देखते हैं, भारत में मृदा की उत्पत्ति और भौगोलिक विस्तार के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, जो निम्न प्रकार है। यानी ये देखो, नीचे मृदा का वर्गीकरण है। जैसे मृदा को बांटा गया है सबसे पहले 2 भागों में, उत्पत्ति के आधार पर और उसके आगे भौगोलिक विस्तार के आधार पर। यानी 1956 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR द्वारा किया गया था इसका। तो इसमें महत्वपूर्ण है ये जो भौगोलिक विस्तार के आधार पर है, इसे देख लो। इसके बारे में सभी ज़्यादा याद करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप मृदा को समझ लो बस कि ये कौन सी मृदा है, मृदा के बारे में महत्व तो डिटेल से मृदा को समझ लो, ठीक है। और इस मृदा को भौगोलिक स्थिति के आधार पर जो मृदा है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक बृहद समूह वाले और एक लघु समूह वाले। तो बृहद समूह में तो जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा, काली और रेंगुर, काली मिट्टी को ही रेंगुर कहते हैं, और लेटराइट मिट्टी को रखा जाता है। और जो लघु समूह वाली है उसमें पर्वतीय मृदा, शुष्क अथवा मरुस्थलीय मृदा, लवणीय मृदा और पीट एवं जैव मृदा। तो सबसे पहले देखते हैं जलोढ़ मृदा को, एलुवियल सॉइल को, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में कि यह जो जलोढ़ मृदा है इसका विकास जो है हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपों से तथा सागर यानी जो भारतीय किनारा है, तटीय किनारा है, वहाँ पर सागर के पीछे हटने से यानी पश्चिमगमन से जो मृदा छोड़ी जाती है उसके द्वारा इसका विकास होता है। एक तो सागर हिमालय से जो नदियों के द्वारा अवसादों का निक्षेपण होता है उससे इस मृदा का विकास हुआ है, और जो सागरों के द्वारा जो पीछे हटना हुआ है उसके द्वारा भी इस मृदा का विकास हुआ है। और इसे कांप मृदा या कछारी मृदा भी कहा जाता है। जो ये जलोढ़ मृदा है इसी को कांप मृदा और कछारी मृदा कहा जाता है। आपको बता दूं कि ये जो जलोढ़ मृदा है भारत के उत्तरी भाग में सर्वाधिक पाई जाती है, और इसके अतिरिक्त भी जो तटीय किनारा है समुद्र के पीछे हटने से वहाँ पर भी इसका विकास हुआ है, और डेल्टाई भागों में भी। और इसका विस्तार जो है लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर है भारत में, और सर्वाधिक है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, और बता दूं कि यह मृदा जो है अवशेषों के निक्षेपण से बनी है, इसी वजह से इसमें खनिज विविधता जो है सबसे अधिक पाई जाती है, और कृषि के लिए भी यह सर्वाधिक उपयोगी है। और इस प्रकार की मृदा का प्राय गहन कृषि के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। गहन कृषि की जाती है इसमें। और इस मृदा में जो है पोटास सर्वाधिक मात्रा में एवं चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। इसमें पोटास भी पाया जाता है और चूना भी पाया जाता है, जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। आपको एक बात बता दूं कि जो इंडियन जितनी भी मृदाएं हैं उसमें अधिकतर क्या सभी में समझ लो, कोई एक आध अपवाद हो तो कह नहीं सकता, नाइट्रोजन की सभी में ही कमी पाई जाती है, ठीक है। और जलोढ़ मृदाएं गठन में बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी यानी मृतिका दोमट की प्रकृति की पाई जाती हैं। जो जलोढ़ मृदाएं होती हैं वो गठन में बलुई दोमट से लेकर के चिकनी मिट्टी यानी बलुई जिसमें कम वो होती है गठन, और चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक होती है, इस प्रकार की पाई जाती हैं, ठीक है। और बलुई दोमट मृदा की जल धारण जो क्षमता होती है वो सबसे कम होती है, और इसमें भारी मात्रा में रवे पाए जाते हैं यानी दानेदार से पाए जाते हैं, जबकि चिकनी मिट्टी की सर्वाधिक होती है जल धारण क्षमता, और इसलिए यह सबसे चिकनी होती है और सूखने पर पत्थर के समान कठोर भी हो जाती है। ये जो जलोढ़ मृदा है इसके ऊपरी परतों में क्षारीय तत्वों की अधिकता पाई जाती है, तथा इसका रंग जो है हल्के धूसर से लेकर के राख धूसर तक होता है,
और जो निक्षेपण की गहराई गठन व निर्माण में लगने वाली समयावधि पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं इसमें कि मध्य एवं निम्न मैदानों में बाढ़ के कारण मृदा का नवीनीकरण होता रहता है। इसे नवीन जलोढ़ मृदा तथा खादर कहते हैं। और गंगा के मैदानी भागों में इसकी गहराई लगभग 2000 मीटर तक पाई जाती है। और इस मिट्टी में जो है मतलब सभी तरह की अधिकतर फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें प्रमुख हैं गेहूँ, गन्ना, जौ, दालें, तिलहन और गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में जूट की फसलें भी उगाई जाती हैं। और इस मृदा में जो है सामान्यतः मृदा संस्तर यानी सॉइल प्रोफाइल नहीं पाया जाता है। यह मृदा जो होती है सभी एक समान की सी होती है तकरीबन, और इसमें मृदा संस्तर नहीं पाया जाता है। और जलोढ़ मृदा को सामान्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला है भामर, उसके नीचे होता है तराई, उसके नीचे बांगर और फिर होता है खादर। नहीं, सबसे ऊपर होता है इसमें बांगर, फिर होता है तराई, उसके नीचे खादर होता है और सबसे एंड में होता है खादर वो बांगर, क्योंकि बांगर पर पानी नहीं पहुंच पाता है नया, और खादर में इसका विकास होता रहता है। आगे देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में देखते हैं। जो वनस्पति के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो क्या है, कौन कौन से हैं, सभी को देखते हैं। जैसे नवीन अनुसंधान के अनुसार पौधों की वृद्धि तथा विकास के लिए 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जो पौधों के विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले पोषक तत्व होते हैं प्राथमिक पोषक तत्व, दूसरे होते हैं द्वितीयक और तीसरे होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। और जो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं उसमें प्रमुख हैं फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। दोबारा देखो, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। और जो द्वितीयक पोषक तत्व हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। ये मैग्नीशियम और कैल्शियम सो एक जैसे हैं, इसको तो आसानी से याद कर सकते हो, और सल्फर और लगा दो। और बाकी जो सभी होते हैं वो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, यानी पौधों को जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी मैग्नीज, बोरॉन, आयरन, तांबा, जिंक, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, क्लोरीन और सोडियम। ठीक है, तो ये प्रमुख तत्व थे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन सभी का। इनको 2-3 बार रिवाइज करो, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं इतना ही करता हूँ। कल स्टार्ट करूँगा लाल पीली मृदा से। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते कूदते रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें। ठीक है, धन्यवाद।